हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग के थर्ड पार्ट और थर्ड स्टेप यूज़ ऑफ एंटीडोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब पॉइजन के बाद जो पर्सन है उसमें एंटीडोट का यूज़ कैसे करना चाहिए, थोड़े एंटीडोट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, कितने टाइप के एंटीडोट होते हैं उनके बारे में जानेंगे और कुछ हाउस होल्ड एंटीडोट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नोट्स आपको हमारे फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम पेज पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। पेज को फॉलो करें, हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले यूज़ ऑफ एंटीडोट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि सिंपल सी डेफिनेशन की एंटीडोट आर द सब्सटेंस दैट काउंटर अटैक और न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो पॉइजन के इफेक्ट को काउंटरएक्ट करते हैं या न्यूट्रलाइज करते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीडोट कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैकेनिकल और फिजिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट एंड यूनिवर्सल एंटीडोट। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें फुल अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो सबसे पहले देखते हैं मैकेनिकल और फिजिकल एंटीडोट। तो मैकेनिकल और फिजिकल एंटीडोट क्या होते हैं, तो ये होते हैं जैसे बल्कि फ्लूइड पार्टिकल हो गया, डिमल्सेंट हो गया, एक्टिवेटेड चारकोल हो गया, ये मैकेनिकल और फिजिकल एंटीडोट में आते हैं। तो बल्कि फ्लूइड पार्टिकल कैसे का क्या काम करते हैं, तो मैकेनिकल फ्लूइड पार्टिकल सबसे पहले जैसे पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, राइस हो गया, ये सब होते हैं। तो ठीक है, तो ये दीज हिंडर द इंजेस्टेड पॉइजन बाय ब्लॉकिंग देयर एक्शन ऑन द म्यूकोसा। बाय ब्लॉकिंग मतलब कि ये जो है, ये जो पॉइजन है, जो कुछ पॉइजन होते हैं, ठीक है, जैसे ग्लास पाउडर हो गया या फिर डस्ट ऑफ डायमंड हो गया, ये सब एलिमेंट्री ट्रैक में जाके म्यूकोसा को जो है म्यूकोसा को हार्म करते हैं। इसी वजह से बल्कि फूड पार्टिकल्स इन पर्सन को इनटेक कराया जाता है, जिससे क्या करते हैं कि जो ये म्यूकोसा को कवर करते हैं और म्यूकोसा को सेव करते हैं। ठीक है, डिमल्सेंट, तो डिमल्सेंट में क्या आता है, जैसे वाइट एग हो गया, एग वाइट हो गया, घी हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा में कोट करते हैं एंड दस हिंडर द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन। जो पॉइजन है वो विलाइस के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, तो म्यूकोसा में जाके, जैसे कि वहाँ पे इंटेस्टाइन में विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, तो वहाँ पे जाके ये कोटिंग करते हैं, जिससे जो पॉइजन है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। एक्टिवेटेड चारकोल, ये पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, दस मेक देम इनइफेक्टिव, और फिर इसी कारण वो पॉइजन जो है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। केमिकल एंटीडोट्स क्या होते हैं, तो केमिकल एंटीडोट्स हो गया वीक एल्कलाई मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर एसिड्स के लिए वीक एल्कलाई मैग्नीशियम ऑक्साइड को यूज़ कर सकते हैं। वीक एसिटिक एसिड और विनेगर फॉर एल्कलाइज के लिए वीक एसिड्स यूज़ कर सकते हैं, या एसिटिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, या विनेगर्स को यूज़ कर सकते हैं। लाइम फॉर ऑक्सैलिक एसिड में लाइम को यूज़ कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट फॉर वेरियस पॉइजन, कई ढेर सारे पॉइजन्स में पोटेशियम परमैंगनेट को यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं फिजिकल और फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट्स। तो ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं दीज एक्ट बाय प्रोड्यूसिंग एग्जैक्टली द अपोजिट एक्शन टू दोज प्रोड्यूस बाय पॉइजन। तो ये क्या काम करता है कि ये जो है, ये एग्जैक्टली एक्शन को, ये क्या करता है कि जो पॉइजन का एक्शन है उसके अपोजिट एक्शंस को क्रिएट करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे फाइसोस्टिग्माइन पिबकार्पिन पॉइजनिंग, ठीक, एट्रोपिन इन ऑर्गेनोफॉस्फोरस कार पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। नोलोरोन को हम लोग मॉर्फिन पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। इसी तरह से कुछ चिलेटिंग एजेंट्स भी होते हैं, तो नाम देखे, जैसे बाल ब्रिटिश एंटी लिवसाइड या फिर डाइमर कैप्रोल भी कहते हैं, यहाँ पे सी होगा गाइस, देख लीजिएगा। यह संख्या पारद, स्वर्ण, विस्मत, ताम्र आदि धातुओं की विषाक्तता में 2.5 mg पर किलोग्राम IM प्रत्येक 4 घंटे में प्रथम 2 दिन और बाद में दिन में 2 बार इंजेक्शन द्वारा 10 दिन तक दिया जाता है। तो इसमें जो है, जो पर्सन इन पॉइजनिंग्स का शिकार हो जाते हैं उसमें 2.5 mg पर kg IM देते हैं। जो पॉइजन के इंटेक के फर्स्ट 2 डेज हैं उसमें हर 4 आवर पे दिया जाता है, ठीक है, 2 दिन तक, शुरुआत के 2 दिन तक। उसके बाद सिर्फ दिन में 2 बार दिया जाता है 10 दिन तक। फिर EDTA इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड, इसको सीसा विषाक्तता में IV के थ्रू दिया जाता है। इसकी मात्रा जो है 50 से 70 mg। BID फॉर 3 to 5 डेज दी जाती है। तो BID का मतलब हो गया यहाँ पे ट्वाइस अ डे, ठीक है, ट्वाइस अ डे दी जाती है। पेनिसिलामीन ताम्र विषाक्तता या विल्सन्स डिजीज में
250 mg QID का मतलब दिन में 4 बार मुख्य मार्ग से 8 से 10 दिन तक प्रयोग किया जा सकता है। डेक्सफेरोक्सामिन लौह विषाक्तता में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, चिलेटिंग एजेंट्स की तरह यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कुछ हाउस होल्ड एंटीडोट्स भी दिए हुए हैं जो हम लोग घर पे एज एंटीडोट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया मिल्क, मतलब काउस मिल्क, घी या फिर एग वाइट, इसको मर्करी, आर्सेनिक एंड अदर मेटालिक पॉइजन्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिल्क ऑफ एग, मैग्नीशियम ऑफ सोप और सोप वाटर, इसको एसिड पॉइजनिंग में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऑरेंज लेमन जूस विद विनेगर, इसको एल्कलाई पॉइजनिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर सोप वाटर जो है, ये जो होता है ये वीक एल्कलाइज होते हैं, तो इनको एसिड पॉइजनिंग में यूज़ कर सकते हैं। और जो ये लेमन जूस और ये विनेगर हैं, ये वीक एसिड्स होते हैं, तो इनको एल्कलाई पॉइजनिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टी हो गई, स्ट्रॉन्ग टी को हम लोग एल्कोलाइड पॉइजनिंग और मेटल पॉइजनिंग में यूज़ कर सकते हैं, वो एज अ चिलेटिंग एजेंट काम करती है। स्टार्च हो गया, इसको आयोडीन पॉइजनिंग में यूज़ कर सकते हैं। फ्लोर और पोटैटो मैश, इसको हम लोग एज अ सब्सटीट्यूट फॉर एक्टिवेटेड चारकोल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि आयुर्वेद में गोदुग्ध को विष के 10 गुणों के ठीक विपरीत उसके प्रतिकारक 10 गुणों से युक्त माना है। तो जो विष के 10 गुण होते हैं उसके ठीक विपरीत गोदुग्ध के गुणों को आयुर्वेद में माना गया है, ठीक है। फिर देखते हैं, तो गाइस ये हो गया है यूज़ ऑफ एंटीडोट के बारे में। फिर इसके बाद देखते हैं एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन, ठीक है। जो पॉइजन है वो पर्सन ने इनटेक कर लिया है, उसमें जो है पहले तो सबसे पहले उसका रिससिटेशन किया गया, फिर उसके बाद उसका जो रिमूवल ऑफ एन एब्जॉर्ब पॉइजन किया, उसके बाद हमने पर्टिकुलर एंटीडोट्स का यूज़ किया। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो पॉइजन है वो फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना कर पाए, इसीलिए जो एब्जॉर्ब पॉइजन है, जो हमारे सिस्टम में पॉइजन एब्जॉर्ब हो चुका, उसको रिमूव कराना होता है। तो उसको कैसे रिमूव कराना है उस बारे में देखते हैं, ठीक है। इफ मोर देन 6 आवर हैज पास्ड फ्रॉम टाइम ऑफ पॉइजनिंग, मतलब पॉइजनिंग से 6 घंटे पास हो गए, या जो भी ऊपर मेंशन यूज़ किए गए ऊपर, मतलब जैसे कि रिससिटेशन, गैस्ट्रिक लैवेज हो गया और यूज़ ऑफ एंटीडोट, ये सब चीज़ें भी सफिशिएंट नहीं पड़ रही हैं, तो देन इट शुड बी अंडरस्टूड दैट लार्ज अमाउंट ऑफ पॉइजन हैज़ बीन एब्जॉर्ब। तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि जो पॉइजन है वो लार्ज अमाउंट में एब्जॉर्ब हो चुका है इन ब्लड सिस्टम। दिस एब्जॉर्ब पॉइजन शुड बी रिमूव थ्रू डायूरेसिस या एसिडोशन, या फिर इसी तरह के कई मेथड्स होते हैं, उसके थ्रू इसको रिमूव किया जाता है। तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो देखिए, फोर्स डायूरेसिस होता है। तो फोर्स डायूरेसिस, दिस इज यूज्ड इन पॉइजनिंग ड्यू टू एस्पिरिन एंड बार्बिचुरेट। इसको एस्पिरिन और बार्बिचुरेट की पॉइजनिंग में यूज़ किया जाता है। एनहेंस द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन when the kidney are in well functioning condition and can take additional load। अगर किडनी आपका पर्सन का किडनी एडिशनल लोड ले सकती है तब इसको यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखते हैं कि जो पर्सन है तो उसमें इन्फ्यूजन सेट उसको फ्लूइड चढ़ाया जाता है IV डायूरेटिक के थ्रू, और फिर उसमें जो कैथेटर के थ्रू, यूरिनरी कैथेटर के थ्रू जो पॉइजन है उसको रिमूव कराया जाता है। जो सेकेंड मेथड है वो है, देखिए, पेरिटोनियल डायलिसिस यूज इन पॉइजनिंग ड्यू टू मेथनॉल, एथाइलिन एंड ग्लाइकोल। इसमें जो है पेरिटोनियम की डायलिसिस की जाती है। इन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डायलिसिस दिस मेथड कैन बी यूज सिलिसाइलेट पॉइजनिंग एंड अमंग चिल्ड्रेन। सिलिसाइलेट पॉइजनिंग अमंग चिल्ड्रेन में इसको यूज किया जा सकता है। ये देख सकते हैं ये कैसे होता है। तो इसके पेरिटोनियम के थ्रू जो सॉल्यूशन है वो पहले तो इंसल्ट कराया जाता है पेरिटोनियम के थ्रू, फिर उसके बाद जो डायलिसिस सॉल्यूशन है उसको इंसर्ट कराया जाता है और फिर उसी को आउटफ्लो कराया जाता है कैथेटर के थ्रू, और फिर उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस का। यहाँ पे डायलिसिस सॉल्यूशन को इंसर्ट कराया गया, फिर उसके बाद जो उसको आउटफ्लो है उसको कलेक्ट कर लिया गया। फिर उसके बाद देखते हैं जो थर्ड है वो फोर्स एल्केलाइन डायूरेसिस। इसको किस में यूज़ करते हैं, फेनोबार्बिटॉल और सिलिसाइलेट पॉइजनिंग में यूज़ कर सकते हैं। हीमोडायलिसिस, ठीक है, फॉर एलिमिनेशन ऑफ बोरिक एसिड, बोरोमाइन, ग्लूथामाइड, मिथाइल अल्कोहल, सिलिसिलिकेट, है ना, ये सब। रेजिन हीमोडायलिसिस यूज इन थियोफिलिन पॉइजनिंग। तो हीमोडायलिसिस क्या होता है ये देखते हैं। तो ये हीमोडायलिसिस देख सकते हैं कि ब्लड लिया जाता है, फिर उसको फिल्टर करके फिर उसको पर्सन में आर्टरीज से ब्लड लिया जाता है, फिर उसको वीन्स में इंसर्ट करा दिया जाता है फिल्टर करने के बाद। तो ये था गाइस एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन। इसमें तरह तरह के जो
टाइप्स हैं डायलिसिस के और एब्जॉर्ब पॉइजन को निकालने के, उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोगों ने मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग में 4 पॉइंट कवर कर लिए हैं। रिससिटेशन, जिसमें फिर रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन, यूज ऑफ एंटीडोट्स, एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सब करने के बाद जो है ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस। जो पॉइजन है वो जब एब्जॉर्ब थोड़ा बहुत हो जाता है तो उसके सिम्टम्स भी आते हैं, और उसके बाद जब ये सब प्रोसीजर्स यूज़ कर रहे होते हैं, रिससिटेशन, रिमूवल एंड तो इसमें भी कई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो उसको भी कैसे ट्रीट किया जाता है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक वाइटल रोल मैनेजमेंट में प्ले करता है, और ख़ास तौर पे तब करता है जब जो पॉइजन का जो है सोर्स ऑफ पॉइजन जो होता है, कब पॉइजन का नेचर क्या है, ये सब हमें पता नहीं होता। तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही किया जाता है। तो इसी वजह से जो भी फिजिशियन है उसको बहुत ही ज़्यादा समझदारी से, बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहते हुए इस प्रोसीजर को करना चाहिए। तो देखते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, इन केस वेयर द सोर्स ऑफ पॉइजनिंग इज नॉट एस्टेब्लिश्ड, यहाँ पे सोर्स का हमें पता ना हो, द पेशेंट शुड बी मैनेज ओनली बाय द बेसिस ऑफ सिम्टम। तो पेशेंट को कैसे मैनेज करते हैं, सिम्टम के बेसिस पे। जैसे कि फॉर पेन रिलीफ क्या क्या किया जाता है, मॉर्फिन और पेथिडीन को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, रिस्पिरेटरी फेलियर के लिए आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन और ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। ब्लड प्रेशर इसके लिए फॉल इन ब्लड प्रेशर, कार्डियोस्टिमुलेंट्स को यूज़ किया जाता है। पायरेक्सिया के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग दिए जाते हैं। फॉल इन टेम्परेचर के लिए नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स को यूज़ किया जाता है, जैसे वार्म रूम या ब्लैंकेट, ये सब। कन्वर्जन्स के लिए बारबिचूरेट को यूज़ किया जाता है। डिहाइड्रेशन के लिए फ्रूट्स को यूज़ किया जाता है। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस परसिस्टेंट वोमिटिंग, फॉलोइंग मेडिसिन शुड बी यूज। अगर कंटिन्यूस को वोमिटिंग हो रही है, पहली बात तो वोमिटिंग हो रही शुरुआत में तो उसको होने दीजिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो अनएब्जॉर्ब पॉइजन होता है वो निकल जाता है। लेकिन अगर उसको कंटिन्यू वोमिटिंग हो रही है और टाइम भी हो गया है पॉइजन इनटेक का, तो उसमें हम लोग ल्यूमिनल एट्रोपिन देते हैं। फिर उसको रोकना ज़रूरी होता है, क्योंकि पर्सन जो होता है वो डिहाइड्रेशन भी उसमें हो सकता है और अदर कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो परजेटिव्स को दे करके उसके कॉन्स्टिपेशन को मैनेज किया जा सकता है। इससे क्या होता है, जब वो स्टूल पास करता है या फिर फीसेस पास करता है तो उसके थ्रू भी ज़्यादातर मटेरियल जो पॉइजन है वो बाहर निकल जाता है। इसके लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज़रूरत हो तो एनीमिया को भी दिया जा सकता है। एन्यूरिया, अगर पर्सन को यूरिन पास नहीं हो रहा है तो उसको भी तुरंत ही मैनेज करना चाहिए, क्योंकि किडनी जो होती है वो फिल्टर का काम करती है और वो पॉइजन को फिल्टर करती है। ठीक है, तो उसको तुरंत मैनेज करना चाहिए। डिस्टेंडेड ब्लैडर शुड बी माइंडली प्रेस, उसको जो ब्लैडर फुला होता है उसको माइंडली प्रेस करना चाहिए। सेलाइन और ग्लूकोज और सेलाइन देना चाहिए, या तो सेलाइन दे या तो ग्लूकोज देना चाहिए। ठीक है, इन आईवी के थ्रू। डायूरेटिक को भी दे सकते हैं। अगर इमरजेंसी है तो यूथरल कैथराइजेशन का भी यूज़ किया जाता है। फिर देखते हैं कि डिलीरियम कन्वर्जन एंड इंसोम्निया शुड बी मैनेज विद सेडेटिव एंड स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग। अगर उसको कन्वर्जन हो रहा है, डिलीरियम है ना, ठीक है, या फिर इंसोम्निया है, तो उसमें हम लोग सेडेटिव या स्लीपिंग इंड्यूसिंग ड्रग को यूज़ कर सकते हैं, जैसे बारबिचूरेट हो गया, पैराल्डेहाइड हो गया, ठीक है, क्लोरल हाइड्रेट हो गया, डायजिफाम हो गया। इन सब दवाइयों को यूज़ कर सकते हैं। कई जो कन्वर्जन है उनको एनेस्थेटिक एजेंट से भी यूज़ कर सकते हैं, के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया। पल्मोनरी एडिमा है तो एट्रोपिन सल्फेट के थ्रू 1.4 या 1/6 या 1.4 ग्रेन यूज़ कर सकते हैं, सबक्यूटिनियसली दे करके। अगर ज़रूरत है तो ऑक्सीजन का भी, इन्हेलेशन का भी उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह से जैसे कि पेरिफेरल सर्कुलेशन के लिए, ठीक है, एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन ड्रग को भी यूज़ कर सकते हैं हम। ब्रेडिटार्ड या कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसको भी मैनेज करना चाहिए। तो इसी तरह से जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसको करना चाहिए, और इसको करते वक्त जो फिजिशियन है उसको काफ़ी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये सिम्टम्स ट्रीट ना किए गए तो पर्सन जो है तो शॉक में जा सकता है। ठीक है, जैसे हाइपोटेंशन हो गया, कोल्डनेस हो गया, पल्स रेट हाई हो गया, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर फॉल हो गया, तो या फिर हार्ट बीट हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो इन सब सिम्टम्स के थ्रू भी पर्सन की जो है वो डेथ हो सकती है। तो इसीलिए जो अटेंडेंट है, जो फिजिशियन है, उसको काफ़ी सतर्क रहते हुए, ठीक है, एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हुए पर्सन का ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो गाइस ये था सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। फिर इसके बाद देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ जनरल हेल्थ ऑफ पेशेंट। ठीक है, इसमें जब पेशेंट को सब कुछ हो जाता है,
उसके बाद उसकी जो जनरल हेल्थ है उसको देखते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फॉर पॉइजनिंग द जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट शुड बी मेंटेन्ड। पॉइजनिंग के मैनेजमेंट के थ्रू जो कोर्स होता है इसमें जो है पेशेंट की जो जनरल हेल्थ है उसको मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर जैसे हो गया, फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स हो गया, देख ही चुके हैं। स्ट्रेंथ एंड कॉन्सियसनेस हो गया, शुड बी रीअसेस्ड एट रेगुलर इंटरवल। उसको रेगुलर इंटरवल्स पे उसकी जो स्ट्रेंथ है और ऑर्गन का सिस्टम है चेकअप्स के थ्रू इन सब चीज़ें देखनी चाहिए। आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम पॉइजनिंग द पेशेंट शुड बी काउंसल फॉर ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड द लाइफ एंड इंसिडेंट्स। उसको जो है काउंसलिंग करानी चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमम नर्सिंग केयर, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड मेडिकल मैनेजमेंट, ऑल दीज आर इक्वल इम्पोर्टेंट इन ट्रीटिंग केसेस ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है। इन तीनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है, ठीक। आफ्टर रिकवरी इन सुसाइडल पॉइजनिंग केसेस द पेशेंट शुड बी पुट टू साइकेट्रिक काउंसलिंग। जो पेशेंट है उसको साइकेट्रिक काउंसलिंग के करानी चाहिए अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट एंड द पेशेंट शुड बी डिस्चार्ज ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ साइकेट्रिक इंचार्ज। जो भी साइकेट्रिक इंचार्ज है हॉस्पिटल में उसके अप्रूवल के बाद ही जो है पर्सन को डिस्चार्ज करना चाहिए, क्योंकि साइकेट्रिक बताता है कि हाँ ये मेंटली स्टेबल है या नहीं। अगर मेंटली अनस्टेबल है, पता चले फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया और जाके उसने फिर से सुसाइडल ड्रग का इंटेक करने की कोशिश की, तो इसी वजह से साइकेट्रिक अप्रूवल बहुत ज़रूरी भी हो जाता है पेशेंट को डिस्चार्ज कर। तो गाइज ये था वीडियो मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग के बारे में। सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गए हैं, ठीक है। बहुत ही जल्द नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे विद इन डेज, और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।